बानी पीटीआई का बड़ा फैसला, गंडापुर आउट, सुहेल आफरीदी इन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, बानी पीटीआई के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज है। वजीर आला केपी के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर बोले, अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह अलीमा खान का मामला नहीं, सुहेल आफरीदी को सूबे के सबसे कम उम्र तरीन वजीर आला का एजाज भी हासिल होगा। साथ ही वो कबायली इलाका जात से बनने वाले पहले वजीर आला भी होंगे। पीपी नून लीग में जारी सियासी कशीदगी को रोकने के लिए नवाबशाह में अहम बैठक। सदर, नायब वजीर आजम, वजीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर आजम के मुशीर और सीनियर तरीन क़यादत एक छत तले बैठ गई। हुकूमती वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में नून लीग और पीपी के पार्टी रहनुमा बयानबाजी ना करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मोहसिन नकवी के मस्बत किरदार को सराहा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवानों की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला सिविल अस्करी क़यादत की शिरकत। शोहदा अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्द हमलों में शोहदा के लिए फातह खानी। कहा, पाक फौज हर किस्म के रिवायती, गैर रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए तैयार है। भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। न्यू नॉर्मल का मुकाबला नए, तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। कतर में जारी अमन मुआहदे में बड़ी पेशरफ। इसराइल हमास ने अमन मुआहदे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। जंगबंदी का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के। मुआहदे के बाद हमास का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुआहदा काफ़ी नहीं, अमल दरामद लाजिम है। हमास का इसराइल को शराइत का पाबंद बनाने का मुतालबा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में इस पेशरफ का ऐलान करते हुए कहा कि मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी, जबकि इसराइली अफवाज मुत्तफ़िका हदूद के मुताबिक गजा से मरहलावार इनखला करेंगे। और माहौलियात पर बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म की दुनिया भर में धूम। मौकलानी जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड जीतकर तारीख रकम कर चुकी। फिल्म साज जवाहर शरीफ की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म मौसमियाती बहरान के पस मंजर में मंशर झील की माहीगीर बरादरी मोहना की कोशिशों की अक्कासी की गई है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू खैर रात ले बशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। भाई फैसल, दिस थिंग कम्स टू माय माइंड कि ये आज का दिन हमें जो है ना जरा सियासी नाश्ते से शुरू करना होगा। और नाश्ते की हांडी तो कल से ही खैर हल्की आंच पर चढ़ी हुई थी, अब हम इसको पेश किए देते हैं। फैसल, बड़ा अहम मसला हो गया ये जो अली अमीन गंडापुर ने बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफा दे दिया और इम्कान है कि सुहेल आफरीदी उनके जानशी होंगे। अच्छा सादिया, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह बताया कि अली अमीन गंडापुर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। सुहेल आफरीदी को नए वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया जाएगा। बट व्हाट एक्चुअली कम्स टू माय माइंड राइट नाउ कि गंडापुर ने कहा है कि वो बानी के हुक्म पर इस्तीफा दे रहे हैं। दिस एक्चुअली इज अ न्यू थिंग। और ये कि सुहेल आफरीदी को मुकम्मल हिमायत देंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि इस तब्दीली के पीछे असल कहानी वही है जो बताई जा रही है या फिर मामला कुछ और है? एब्सोल्युटली सादिया, खबरें तो ये हैं कि नाराज़ी इस वजह से भी थी क्योंकि अली अमीन ने अलीमा पे संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। तो ये सारी सूरत हाल भी सामने आ रही है। वो कम्स टू माई माइंड राइट नाउ इसके जो है बानी गुज़श्ता रोज़ के और अगज़ाई के हमले से भी नाराज़ थे। दूसरी वजह बनी गंडापुर को, क्या यही वजह बनी गंडापुर को हटाने के लिए? और फिर एट द सेम टाइम जो इससे पहले से एक पाइल्ड अप सिचुएशन है, क्या वो भी एक एलिमेंट है? और सलमान अकरम राजा ने ये कहा, जो कल उनका बयान था वो पहले आपको सुनवाते हैं, फिर पहले उनकी ज़बानी खुद ही सुनिए, फिर हम बता दें कि इस पर क्या पेशरफ्त आज होने जा रही है। ऑल राइट, तो जनाब इस सारे मामले पे बात कर लेते हैं। तजकार और प्रोग्राम एंकर फरिया इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में तो शामुल हक साहब भी मैं ज्वाइन करेंगे। फरिया, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली अमीन साहब तो 10 दिनों में खान साहब को रिहा करवाने के दावे कर रहे थे और खान साहब ने उनका फैसला जो है सुना दिया है। तो इस फैसले की टाइमिंग कैसे देखती हैं? क्या रिपरकशंस होंगे इसके? ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये मामला हुआ। इट वॉज ब्रूइंग इन द एयर। बहुत सारे वर्कर्स नाराज थे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से। आपने देखा कि जिस वक्त लॉन्ग मार्च लेकर आते भी थे या अपने साथ लोगों को लेकर आते थे तो बहुत वर्कर्स नाराज होते थे कि एंड टाइम पे हमें छोड़ कर चले जाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने ऐसे ही किया। एक वक्त ऐसा था कि पता ही नहीं चला था कि चीफ मिनिस्टर किधर है,
वर्कर परेशान फिर रहे थे इस्लामाबाद की सड़कों पर, और फिर वो एकदम से नमूदार होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त भी क्वेश्चन हुआ था कि एज ए लीडर उन्होंने किस तरीके की लीडरशिप दिखाई है। सो इसलिए ये कहीं से भी हैरान को नहीं है। ये ज़रूर सवाल था कि जेल में बैठकर क्या इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे। आपने देखा कुछ दिन पहले जो स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट दे रहे थे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, वो इसी से रिलेटेड थी। बार बार वो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जिनके हल्फनामे कहीं और हैं, तासुर ये देने के लिए कि उनका अपना एक ग्रुप है, शायद उनको हटाया नहीं जा सकेगा। लेकिन इन दी एंड जब मौका आया तो नजर आया कि जब हटाना था तो 1 सेकंड में हटाया जा सकता है। ठीक है। फरिया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एहतशामुल हक साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट। एहतशाम साहब, कल ये डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इसका माहौल तो पहले से ही बन गया था। मेरे जहन में ये बात बार बार आ रही थी कि अब कहा जा रहा है कि जी इमरान खान उनकी वजह से हुआ है और उन्होंने कहा है, और इमरान खान की गंडापुर से बात है। असल मामला है कि आपके पास तो इनसाइड होती है। या कि एक अलीमा बीवी के साथ जो ज़ाती तौर पे आपने देखा सीरियस नोयत के इल्ज़ाम इन्होंने लगाए थे कि इनके बेटे जो है ना वो बाहर थे, 9 मई में वो बाकायदा इन्वॉल्व थे, 2 दिन में उनकी ज़मानत हो जाती है, और जो 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है बुशरा बीवी, बाकी लोग, उनकी ज़मानत नहीं होती। तो बड़ा वादे तौर पर उन्होंने कहा कि तो एजेंसियों की हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बंदी हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं। और हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं, हफीजुल्लाह नियाजी कज़न इनके इमरान खान के, वो तो ओपनली कहते हैं कि जी ये तो अगली प्राइम मिनिस्टर होंगी। तो बहुत से हवालों से तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई किसी न किसी हद तक मामलात कुछ थोड़े बहुत ठीक हुए हैं उनके, हलीमा बीबी के अपने, उनकी फैमिली के। और दूसरी बात यह है कि जिसपे फौरी वजह बनी है शादी, वो ये कि एक, वैसे तो 1.25 महीने से मुझे एग्जैक्टली पता है, अगर अली जफर साहब को कोट किया जाए उनके करीबी हल्कों का, तो उन्होंने कहा था कि खान साहब ने फैसला कर लिया था इनको तब्दील करने का, लेकिन उन्हें डर था कि ये हो सकता है मेरी बात ना माने, क्योंकि उसकी वजह है कि 30 से 35 लोगों का फैसले उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है MP का वहाँ पे KP असेंबली में, लिहाजा उनको लग रहा था कि ये उनके लिए मुश्किलात ना पैदा कर दें। फिर आप देख लें, सीधी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ले रखी है, और इनका ये कहना है कि जी जो KP में ऑपरेशन हो रहा है, और दूसरे बात जिस तरीके से तालिबान के साथ बातचीत होनी चाहिए, ये चाह रहे थे कि डायरेक्ट बातचीत तालिबान के साथ अली अमीन गंडापुर करें। अच्छा। अब देखें, दुनिया में कहीं भी नहीं सादिया ऐसा होता कि ये काम फॉरेन पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट चलाती है। तो आप ये कहें कि नहीं जी हम बात करेंगे, तो इनको ये थी कि जी बात नहीं की जाएगी। और फिर दूसरी बात यह है, जो अब अंदर से इत्तलात आ रही हैं, जो असल खबर मैं आपको बता देता हूँ। असल खबर इसमें यह है कि इमरान खान साहब ने 3-4 लोगों को मार किया था कि इनको रख लें। फिर इनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतने ग्रुप्स हैं पार्टी के अंदर, आप देख लें। तो वो ग्रुपों को देखते उन्होंने एक फैसला किया कि एक नया बुज़दार जो है ना वो KP में लगाया जाए, एक नया महमूद खान को लगाया जाए। अननोन आदमी है, सियासी तौर पे 2 साल की उनकी जिस लिहाज से देखा जाए तो उनकी उम्र नहीं बनती है। ठीक है, स्टूडेंट लीग में थे उनके PTI की, लेकिन इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो आमतौर पे करीबी लोगों कहते हैं कि ऑर्डिनरी से विजन के आदमी है, तो रखा इसलिए गया है कि जो कहा जाएगा माना जाएगा, क्योंकि कई वालों से गंडापुर जो है ना वो, मैं ये बात मानूंगा, ये बात हमें सबको माननी पड़ेगी। वो समझाया करते थे जाके कि भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस हद तक ना जाएं, और ये खास तौर पे जो KP में हो रहा है, जो जिस तरीके से अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली वो खान साहब को बताने की कोशिश कर रहे थे, आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये ना करें। तो एक सदा उनको ये भी मिली। सियासी मामला अपनी जगह अपने तौर पे। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपसे जो आफरीदी साहब हैं उनकी शोहरत भी जरा पूछता हूँ, बट इससे पहले फरिया कमिंग टू यू, अब गंडापुर और अलीमा खान में जो बयानबाजी है, और जो जैसे एहतशाम साहब भी कह रहे हैं कि अंदर खाने भी बड़े मामला चल रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी। और जो अलीमा खान के बारे में ये कहते थे कि सियासी शख्सियत नहीं है, उनके बयान जज्बात पर मबनी हैं, तो फिर दिलेमा इस कि अगर वो सियासी शख्सियत नहीं है तो फिर उनके खिलाफ अगर कुछ हो रहा था तो फिर खान साहब को ये सियासी कुर्बानी गंडापुर साहब की क्यों देनी पड़ी? देखिए, आप अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर को 2 शख्सियात मत समझें। ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, ये 2 मुख्तलिफ ओपिनियन हैं जो आपको PTI में इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक ओपिनियन अली अमीन गंडापुर को रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें लगता है कि मामलात को आराम से लेके चलें, और हुकूमत में आप अपनी जो तरीक़ेकार है, जहाँ पे आपकी जिधर बातचीत होनी है वो करें, उस पर फोकस करें। एक तरीक़ेकार ये है जो
समझता है कि हमें फोकस सारा का सारा पीटीआई के बानी की रिहाई के ऊपर रखना चाहिए, और हुकूमत का कोई फायदा नहीं है, निकल जाए हुकूमत से, हमें इस चीज का मैंडेट ही नहीं मिला। लेकिन और भी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे वर्कर्स की नाराजगियां हैं, करप्शन के एलिगेशंस हैं, सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नदारत आपको नजर आ रहा है। एक इंतहाई अहम जो एक आपको चपकलिश नजर आ रही है दोबारा, खास तौर पे आपको टेररिज्म के हवाले से आप देख रहे हैं कि रोजाना शहादतें हो रही हैं सूबे के अंदर। ये तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि पार्टी इख्तलाफात में आप पड़ जाएं। अफसोस की बात यह है कि एक बहुत ही अहम सूबे की एक बहुत ही अहम पोजीशन, जिसका फोकस सारा का सारा इस वक्त डिलीवरी के ऊपर और अमन और अमान के ऊपर होना चाहिए, कंसिडरिंग कि जोग्राफिकली इंटरनेशनली मामला तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। सो उसका रिपरकशन पाकिस्तान पे आना ही आना है, कंसिडरिंग कि हमें एक बहुत बड़ी थ्रेट इंडियन बॉर्डर की तरफ से भी है, कंसिडरिंग हमें एक बहुत बड़ी थ्रेट खारजी की तरफ से है। ऐसे में एक सूबा जो कि फ्रंट लाइन है इस वॉर का, वहां पर पार्टी के इख्तलाफात, खवातीन के इख्तलाफात, अंदरूनी मामलात, अगर वो मेन फोकस ले लेंगे तो फिर सूबा सफर करेगा, जैसे कि हमने होता हुआ देखा। जी फरिया, इससे पहले कि एहतशाम साहब की जानिब दोबारा जाए, इसी से जुड़ा एक और सवाल दैट आई वांट टू आस्क। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं ना कि जो हुकूमत है उसके इत्तेहादी जमातों के वज़राए आला की सूबाई कारकर्दगी पर एक लफ्ज़ी गोलाबारी जारी अभी से नहीं है, इट्स बिन गोइंग ऑन, और फिर जवाब में जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब का मौक़िफ़ रहा है, ऐसे में खान साहब के फैसले ने सारी तवज्जो हासिल कर ली है। क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है आपकी राय में? देखिए, आपने राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया को हेडलाइंस मिल गई हैं, अच्छा है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की आपस में मामला नजर आए हैं कि कोई खबर बनी है, और आपको ये नजर आ रहा था कि पॉलिटिकल नैरेटिव चाहते ना चाहते भी अडियाला जेल के गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा था। सो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने जब एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना शुरू की, और इसका आगाज उस वक्त हुआ जब मरीम नवाज ने नाराजगी का इजहार किया जो पीपल्स पार्टी ने एक एडवाइस की थी, उसके बाद से ये लड़ाई बढ़ती चली गई है और नाराजगी भी बढ़ती चली गई है, यहाँ तक कि अपॉलॉजी का कहा गया, जिससे मरीम नवाज ने क्लियरली कहा कि मैं अपॉलोजाइज नहीं करूंगी। सो मीडिया फोकस होता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी बात कही जा रही थी कि क्या ये कॉस्मेटिक है। पीटीआई को लग रहा था कि ये नूरा कश्ती है, लेकिन यहाँ तक कि अली खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये बात कही कि उनको तो ये लगता है कि टू पार्टी सिस्टम में दोबारा जाने की एक कोशिश है, लेकिन जमहूरियत में एक दूसरे पे तनकीद जायज होती है। मेरा ख्याल से तो ये एक अच्छी अटेम्प्ट थी कि आपको अगर लगता है कि एक मामले पे वो उस तरीके से काम नहीं हो रहा जो आपका ओपिनियन है, तो आप यकीनन सिंध में बैठ के पंजाब पे कमेंट करें, पंजाब में बैठ के सिंध में कमेंट करें कि सब पाकिस्तान का हिस्सा है। आप भीतर अगर परफॉर्म कर सकते हैं तो क्रिटिसाइज करें और अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र करें। असल में तो डेमोक्रेसी यही है कि आपके परफॉर्मेंस की लड़ाई होनी है, बिल्कुल ठीक है फरिया। अच्छा, मैं इस पे एहतशाम साहब, जैसे मैंने कहा था कि ये जो आफरीदी साहब हैं जिनके सर पे अब हुमा बैठेगा, तो सोहेल आफरीदी साहब कैसी शोहरत के हामिल ये हैं? इनका बैकग्राउंड तो ये है कि ये ट्राइबल एरिया से पहले वज़ीर आला गालिबन बनने जा रहे हैं, एंड देन एक्सपीरियंस के हिसाब से अली अमीन गंडापुर साहब से इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद नहीं होंगे। वेल, गंडापुर साहब खुद आए थे तो वो कितने एक्सपीरियंस थे ये भी एक सवाल है, लेकिन कैसी शोहरत के हामिल हैं ये और क्या डिफरेंस ला सकते हैं ये केपीके में? देखिए फैसल, ये अच्छा आपका सवाल है। देखिए, बुनियादी तौर पे जो बात है ना, अभी इनका जिस तरीके से कहा जा रहा है गालिबन 32-33 साल इनकी टोटल उम्र है, और जिस अंदाज से जब पीटीआई के एमपीए बन के आए हैं तो पहली मरतबा इनको पार्टी के अंदर देखा लोगों ने। लेकिन अगर इनको आप सियासी तौर पे देखें कि मुतहर्रिक नहीं थे और बड़े खामोश रहने वाले थे, उनके बारे में खैबर एजेंसी से इनका ताल्लुक है, ग्रेजुएट हैं, BA किया हुआ है इन्होंने, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, कुछ सियासी तजर्बा भी नहीं है। लाने का मकसद जो पार्टी के अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक दफ़ा फिर ऐसे आदमी को बिठाया जा रहा है कि जो सिर्फ आंखें बंद करके सुना करेगा और उसके बाद फैसलों पे अमल दरामद करने की कोशिश करेगा। एक गुस्सा बड़ा है, शदीद गुस्सा है, मानी पीटीआई को मेरी बात नहीं मानेगी, और ये केपी में जिस तरीके से चाह रहे थे तब्दीली आए, वहाँ पे तालिबान के साथ बातचीत की जाए, वो मसला किसी तरीके से उस तरह नहीं हल हुआ। अब ये जिस तरीके से इनको लाया गया, और फिर दूसरी बात यह है, गंडापुर के बारे में मैं आपको बात बता दूं, जो गंडापुर ने आर्गूमेंट किया है, एक तो आपने देखा कि वो आखिरी लड़ाई जो है ना, वो पिशावर का जलसा है, वो जो कहते हैं नाकाम हो गया, आधे कहते हैं अच्छा है, किसी ने कहा नहीं अच्छा है।
इन्होंने कहा कि जी मैंने जाती तौर पे अपनी जेब से 12 करोड़ रुपया, गंडापुर कहते हैं फैसल, कि मैंने खर्च किया इस जलसे को कामयाब कराने के लिए। पहला तो सवाल फौरन उठता है कि कोई सियासी लीडर, सियासी आदमी 12 करोड़ रुपया जो है ना वो खर्च करेगा अपनी जेब से, और खर्च करेगा तो फिर उसको कैसे पूरा करेगा? ये तो आप, मेरा ख्याल है, मैं आप इसी से जुड़ा एहतशाम साहब, मेरे जहन में भी फौरन की बात आई कि कहीं इनको बचाया तो नहीं गया है विद ऑल द करप्शन केसेस ही हैड लेटली। इस पर बहुत बात हो रही थी। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि गंडापुर के पास सादिया बहुत सारे राज हैं पार्टी के, पानी पीटीआई के हवाले से, लीमा बीबी, इस तरह बुशरा बीबी और लोगों के हवाले से तो बहुत कुछ वो अंदर की कहानियां जानते हैं। और एक डर उनको ये भी था कि अगर बहुत ही अनसरमोनियस तरीके से इनको हटाया गया तो ये कहीं कन्फ्रंट ना करें। अभी तो उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, ये पार्टी की अमानत थी, प्राइम मिनिस्टर की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अमानत थी, मेरी चीफ मिनिस्टरशिप लिहाजा मैं वापस कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो 30 से 35 लोगों का ग्रुप है वो इतनी आसानी के साथ हुकूमत को नहीं चलने देगा। वैसे तो उन्होंने कहा है कि हम फेल अफरीदी की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने देखा पाकिस्तानी सियासत में एक बात कही जाती है, पब्लिक में अंदर से कुछ और कहा जाता है, अंदर से कुछ और तैयारी की जाती है। तो ये इतना आसान नहीं होगा इस सूबे को चलाना। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर और ख़ास तौर पे केपी की कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, और फिर करप्शन की कहानियां हैं जिस तरह वो चल रही हैं अपने तौर पे, कोई काम सीरियस नौयत का नहीं हुआ। इन हालात में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या डिलीवर करेंगे? मेरा नहीं ख्याल है, सिवाय इसके कि ये अंगूठा छाप टाइप की ये चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप हो, और जिस तरह बुज़ार चुप करके बात माना करते थे, या महमूद खान जो कहते हैं हर वक्त जिसको कहते हैं जहाज बने रहते थे, वो जो है ना उस तरह का आदमी चाहते हैं वो। लेकिन पार्टी के अंदर मैं आपको बात बता दूं, रिजेंटमेंट है, इसी तरह रिजेंटमेंट है। जिस तरह लोगों ने कहा कि जी ये कैसे हो सकता है, राजा नासिर जिनका ताल्लुक वास्ता कोई नहीं है पार्टी के साथ, वो अपना जिस तरह वहदतुल मुस्लिमीन के सदर है, उनको आपने सेनेट का बना दिया, लीडर ऑफ द हाउस। इस तरह अचरजई को आपने एमएनए जो है किसी और पार्टी के, उनको आपने लीडर ऑफ द हाउस कौमी असेंबली बना दिया। तो वो एक लड़ाई अलग है। जो पास्ट है ना वो ये है कि उसने बहुत सारी रिजेंटमेंट्स नहीं है। दूसरी पार्टीज के लोगों को अगर हटाया जाता है, इवेंचुअली पीपल स्टॉप टॉकिंग, बट फ्रॉम पीटीआई इट डजंट स्टॉप। तो मेरे ख्याल में दैट्स व्हाई अभी और खबरें आने वाली है इस डिसीजन के बाद। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर देखते हैं कि ये हांडिया अंदर से क्या निकालेगी। ठीक है, एहतशाम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वाज वंडरफुल हैविंग यू। तो जनाब, अब सिचुएशन ये है कि नया नाम सामने आ गया है और देखते ही हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और हमें एक चीज़ और नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, औरंगज़ई की बात हुई और उसके पसे पर्दा जो दीगर मामलात हैं, भारत जो चाह रहा है और क्या वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहा है, दिस इज़ माई क्वेश्चन। और इस सवाल को अब हम सियासी से लेके चलेंगे अगले सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। कहते हैं आपको खुशामदीद। वी रियली होप कि आपकी अच्छी सुबह हुई होगी। अच्छा, एक टीजर फैसल देते हुए गए थे, दैट वाज अबाउट दहशतगर्दी सरहद पार से जो पाकिस्तान में मुसलसल हो रही है। हमने देखा कि दहशतगर्दों और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जहां हमारी अफवाज की जानिब से वो मैदान अमल नज़र आती हैं, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ISPR के मुताबिक 7 और 8 अक्टूबर के दरमियानी शब होने वाले औरंगज़ई ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में उसके नतीजे में जो लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक हैं, इसके अलावा सेकंड इन कमांड मेजर समेत 11 बहादुर जवान शहीद हो गए, जबकि 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज भी हलाक किए गए। दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई JSK रावलपिंडी में। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेड रिटायर्ड मसूद खान साहब, दिफायत ज़िकार। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, इसको अलग करके ना देखा जाए, बल्कि इसको तमाम तर मामलात को अगर मिला के देखा जाए, औरंगज़ई एजेंसी में कोई इस तरह की चीज़ होना, उससे पहले भारत का बार बार कोई 2.0 करना और फिर नई दिल्ली बुलाना अफगान वज़ीर ख़ारजा को, तो ये सारी चीज़ें हमें एक साथ मिलती हुई नज़र आती हैं। व्हाट्स योर स्टे ऑन दैट? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप डॉट्स सारे कनेक्ट करेंगे तो फिर यही आपको नेक्सस मिलेगा अफगानिस्तान का इंडिया के साथ। और ये नेक्सस आज का नहीं है, 1950 से जब इनके ताल्लुकात आपस में एस्टेब्लिश हुए थे
उसके बाद से ये नेक्सस है और इन दोनों का मकसद ये है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। इंडिया ने तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है एज ए सॉवरेन स्टेट। सिमिलरली अफगानिस्तान भी आप देखें, उन्होंने वाज द लास्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया। शुरू में पाकिस्तान को अपोज किया और पाकिस्तान के लिए खैर हमने कभी भी वेस्ट से देखी नहीं है, लेकिन डिस्पाइट ऑल आवर सिंसेरिटी जिस तरह हमने कंट्रीब्यूशन की है। और अब जो रिसेंट जो एक देखें कि 2020 में पाकिस्तान में 49 टेररिस्ट अटैक अक्रॉस पाकिस्तान। अफगान तालिबान 2021 में आए, उसके बाद से आपने देखा कि सर्ज और उसके बाद कंटिन्यूटी तेजी है। जब हमारा मार्के हक हुआ, बिनान महसूस हुआ, तो इंडिया ने ये कहा था कि हमारा ये सो कॉल्ड ऑपरेशन संदूर रुका नहीं है, इट इज कंटिन्यूइंग। तो इसका मतलब ये था जो प्रॉक्सीज थे, जो उनके वहाँ पे एजेंट्स भी थे, जो फैसिलिटेटर्स थे, देन दे हैव दिस कोऑर्डिनेशन विद द जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस उनका है खाद के साथ, फिर एनडीएस के साथ, फिर वही जीडीआई के साथ। और इसके साथ साथ आपने तेजी देखी होगी तश्कील जिस तरीके से आए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में। अगर आपको याद हो 72 के करीब तो हमने 2 मारे थे। फिर इसी तरह के जोब संबाजा के इलाके में ये तश्कीलें आती रही है। सो फैसिलिटेशन है, देखें ना प्रॉक्सीज क्या है, फितना और ख्वारिश है, फितना और हिंदुस्तान है। सो फंडिंग जितनी भी है वहाँ से आ रही है। वेपन्स तो ऑलरेडी अफगान तालिबान ने इनको दिए हैं, वो इनको मुजाहिद कहते हैं। और इसके बाद हाइड आउट से प्रेजेंस वहाँ पे इररिफ्यूटेबल एविडेंस। मॉस्को फॉर्मेट कैन आई टेक यू टू 2021 जब न्यू दिल्ली अपनी एम्बेसी काबुल में बंद करता है, नोइंग कि वहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है, यूएस वहाँ से निकल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जी हम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, तालिबान को हम सपोर्ट करते रहे हैं, फंड करते रहे हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। और फिर आप जाके वहाँ पर अपनी ट्रेड की बात करते हैं, बिजनेस टाइज की बात करते हैं, उन्हें अपने मुल्क में बुलाते हैं। ये किस किस्म की हिपोक्रेसी है? ये देखें डबल स्टैंडर्ड से। और बिल्कुल मैं उस वक्त भी इस सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। द वे इंडियंस दे वर फ्लडिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, काबुल से गए अफगानिस्तान, कंदहार को जो कॉन्सुलेट खाली किया, चीज़ें छोड़ के भाग गए थे। और उनके 730 आए, उनको वहाँ से लिफ्ट करके गए थे। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो उन दोनों का मकसद अब जिस तरीके से वो एक है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। और देखें कि मैं तो हैरान और परेशान होता हूँ, ये बात करते हैं अफगानिस्तान में शरीयत की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम तो कभी इस तरह दोगलापन, दोहरा मयार की बात नहीं करता है, शरीयत भी आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है। और वो तो आप देखें जिस मुल्क ने आपके लिए कुर्बानियाँ दी, 55 लाख पीक टाइम में हमने रेफ्यूजीज को यहाँ अकोमोडेट किया है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड यहाँ से गुजरती है, मेडिकल फैसिलिटीज हम देते हैं। और जिस तरीके से बॉर्डर्स पे और दिल्ली आना जाना है, अभी तो 1 डॉक्यूमेंट रेजिम आया, इससे पहले देखें कि तोरखम से या चमन से दिल्ली 10 to 15,000 का आना जाना था। उसी तरह आते थे जैसे आप आज कराची से जाके हैदराबाद जा रहे, वो इस तरीके से वहाँ पे। और इट वॉज ओपन। सो पाकिस्तान ने ओपन हार्ट्स करके हमने इनको वेलकम किया, क्योंकि डिस्पाइट इफेक्ट हमारा कोई रेफ्यूजीज का कोई कन्वेंशन या एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं था, लेकिन इस्लामिक ब्रदरहुड और पश्तून वाली के मुताबिक उनको अकोमोडेट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि ये झूठ बोल रहे हैं, अभी भी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। हमने उनको ये भी बताया कि नूर वली महसूद कहाँ पे है, गुल बहादुर कहाँ पे है, बशीर जैब कहाँ पे है। और अभी देखें ना जितने अटैक्स हुए हैं, जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ तो अटैकर्स देवर इन कम्युनिकेशन, जो निमरोज में जो है साउथ में जो उनका सूबा है, वहाँ पे जो इनके हैंडलर्स बैठे हुए थे वहाँ पे थे। और पीछे भी देखें एपीएस पेशावर पे जब हमला हुआ तो वो जो अपाजी अंगूरा था, जो हैंडलर था इंडिया रॉ का, वो जलालाबाद बैठा हुआ था। मस्तूम में जब अटैक हुआ शहीद साहिब राइसानी पे, तो देयर वाज वन गोविंदा पटनायक, वो स्पिन बॉल तक अबाउट 4 किलोमीटर फ्रॉम चमन बॉर्डर के साथ बैठा हुआ था। सो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, हमने वो भी सबूत दिए, सारा कुछ है। और अभी देखिए मॉस्को फॉर्मेट, अभी जो फॉर्मेट में रिसेंटली बातचीत हुई है तो वहाँ पे एक बड़े बताया जाता है हॉट वर्ड्स वर एक्सचेंज बिटवीन एम्बेसडर सादिक और मुत्तकी साहब,
कि जी ये ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, अपने सफाई वो दे रहे थे, लेकिन जब बात आई जब फाइनल करने के साथ हाँ, तो फिर उसमें फिर तो वो साइन डुप्लिसिटी करके नजर आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर मसूद साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू शो। तो जनाब हम ले रहे हैं एक ब्रेक और उसके बाद कुछ गेस्ट्स हैं, करवाते हैं आपकी मुलाकात, रहिए हमारे साथ। आदाब। साहब ये वो दिन गए जब लोग कहा करते थे मैं तुम्हारे लिए चांद से और तारे तोड़ के ले आऊंगा। अब हालात इतने बुरे हो गए कि लोग कहते हैं मैं चांद पे जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा, वहीं रह जाऊंगा। So what are we looking at today? We are looking at leaving to the moon. One way ticket to the moon. Yeah, but I think इस दफ़ा जो एक्चुअली मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है वो ये कि हर साल हमें पता है कि अक्टूबर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है स्पेस वीक मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है स्पेस वीक के लिए वो है लिविंग इन द स्पेस। अब मेरे ज़हन में ये सवाल आता है जब मैं बात करती हूँ कि लिविंग इन द स्पेस क्या मुराद है? क्या हम ये सोच रहे हैं कि दुनिया अब हमारे रहने के काबिल नहीं रही है और हमारे ऑप्शंस वहाँ कुछ और है, या ये हमें कि स्पेस को हमें एक्सप्लोर करना है और पाकिस्तान उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? एब्सोल्युटली। और इसमें जब हम पाकिस्तान और स्पेस की बात करते हैं तो वो इदारा हमारे जहन में आता है स्पार्को। तो जनाब स्पार्को के क्या इनिशिएटिव्स हैं और कुछ मेरे भी कुछ जनरल सवालात हैं। हमें ये तो है कि जी चाइना इज़ विद अस, हम उसके साथ बड़ा तरक्की कर रहे हैं, बट हम अपने बल पे क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या हैं, और इस वीक के हवाले से जो थीम है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर उज़ैर अंसारी, डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पार्को हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, बाय द वे हमने कराची को ऐसा ही बना दिया जैसे हम चांद पे बड़े बड़े गड्ढे, है ना? आपको वही टेरेन मिलेगी यहाँ पे। बस मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि चांद कुड बी स्मूथर देन व्हाट कराची रोड्स आर ऑफरिंग। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि कुछ ऐसे स्पेस सूट सस्ते मंगवा लें कि हम उड़ उड़ के आ जाएं, गाड़ी चलने की तो रही नहीं है। ओके, सो इस साल का थीम स्पेस वीक का लिविंग इन स्पेस, क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वी लुकिंग एट? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड स्पेस वीक इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है वही कि यूनाइटेड नेशन ने 1999 में इसको डिक्लेयर किया था। इसका मकसद ये था कि जितनी भी मुल्क हैं, तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता हों, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और इस चीज़ पे वो स्टडी करें कि जो भी तरक्की है स्पेस साइंसेस में उससे इंसानियत के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम स्पेस वीक मनाते हैं और जो इसकी डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट जो है ना, दो इवेंट्स इसकी तरफ इशारा करती हैं। 4 अक्टूबर 1957 आपका पहला जो है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो खला में किया था इस पर से, और 10 अक्टूबर 1967 एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई थी। एज़ पर दैट ट्रीटी हमने ये अहद किया था कि हम स्पेस को पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो स्पार्को इज़ अ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक। हम सिंस 2005 हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि वी आर अमंग द लीडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड जितने हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। प्लस लास्ट ईयर हमने 6000 इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाए थे एंड वी वर रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड। इस साल भी हमने डिफरेंट इवेंट्स जो है प्लान किए। जो इस साल की थीम, जहाँ तक लिविंग इन स्पेस की बात है, तो बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये है कि लिविंग इन स्पेस कोई आसान नहीं है, क्योंकि जो वहाँ चैलेंजेस हैं आपके माइक्रो ग्रेविटी, मतलब ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो ग्रेविटी है वहाँ पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं फ्रॉम -100 टू +150 डिग्री सेल्सियस, आपकी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। तो इन सारे कंस्ट्रेंट्स के साथ इट्स वेरी चैलेंजिंग टू लिव देयर, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो हमारी जो इस एक्टिविटी का मकसद है कि वो नौजवानों में और जो स्टूडेंट्स में इंस्पिरेशन पैदा करनी है कि विद द हेल्प ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, टीम वर्क, वी कैन मेक इट पॉसिबल। सो जो भी आपके लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस हैं वी कैन मेक मोर प्रैक्टिकल एंड फीजिबल। एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, विद परमिशन सादिया, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि पाकिस्तान में स्पेस स्टडीज़ का क्या स्कोप है। हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, IT और अब तो पूरी पौध जो है वो सबको टिकटॉकर, यूट्यूबर बनना है। सो स्कोप तो भाई बहुत है, ठीक है, कितना स्टूडेंट आता है, स्पेस साइंसेस की जब हम बात बिल्कुल। तो इसमें पॉइंट यही है कि आपको ही पता है कि हमारे बड़ी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं
जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिग्री ऑफर करती है। सबसे बड़ा मसला एग्जैक्टली बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरा 3-4 आप काउंट कर सकते हैं इजीली ना। 25 करोड़ की हमारी इस इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो सुपार्को से एफिलिएटेड है, तो वो मतलब ऑफर्स करती है इस डिग्री। कराची यूनिवर्सिटी है जो ऑफर करती है। तो बेसिकली सुपार्को ने इस कॉन्टेक्स्ट में बड़े इनिशिएटिव लिए हैं कि हम इस लोगों में जो ना अवेयरनेस पैदा करें स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से। सही। तो उसमें से वर्ल्ड स्पेस वीक एक इनिशिएटिव है, इसमें नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमने प्लान किए, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा हमने रिजॉल्व का एक सेटअप इस्टेब्लिश किया है जिसका पर्पज़ है कि हम इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को प्रमोट करें। जी। उसमें ये होता है जो हम राइट नाउ जो हमारे करंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, हम उसमें से कुछ मॉड्यूल्स आउटसोर्स करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उनके फैकल्टी मेम्बर्स को, स्टूडेंट्स को, सो दैट दे हैव द विजिबिलिटी हम क्या कर रहे हैं और हमें इन रिटर्न एक ह्यूमन रिसोर्स मिल जाती है। तो इट्स विन विन कंडीशन। व्हाट आर द प्रोग्राम्स अगर आप में डिफरेंट हमारे प्रोग्राम सुपार्को का एक बड़ा क्रूशल रोल रहा है आपकी जो डेवलपमेंट ऑफ जो पाकिस्तान जो स्पेस प्रोग्राम है उसके अंदर। अगर मैं इसमें बताऊं कि राइट नाउ वी हैव 4 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और रिसेंट इस साल भी हमारी 2 लॉन्च हुई हैं रिमोट सेंसिंग। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इंडिजिनस हमारी डेवलप की हुई सैटेलाइट्स थी, तो उन सैटेलाइट्स की वजह से हम काफ़ी एप्लीकेशन उनकी इमेजरी हम यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट चेंज है, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग है, डिफरेंट डोमेन्स इसमें हम उनकी इमेजरी यूज़ कर रहे हैं। प्लस हमारी 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं इन ऑर्बिट जिसके थ्रू से हम कम्युनिकेशन सर्विसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो हम GPS वगैरह यूज़ करते हैं यूजुअली, तो हाँ सुपार्को ने स्पेस एंड ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किए हैं जिससे हम जो आपकी एक्यूरेसी है, पोजीशन एक्यूरेसी, वो आप मीटर और सेंटीमीटर पे ले आते हैं, जिसकी बड़ी जो है ना पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। सही। प्लस हमारा रिसेंटली अगर मैं इस थीम को देखूँ लिविंग इन स्पेस, तो हमारा इस साल के शुरू में चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो स्पेस में ट्रैवल करेगा, स्पेस स्टेशन में, चाइनीज़ स्पेस स्टेशन। और ड्यूरिंग हिज वो उसकी जो स्टे है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 डेज़ वो स्टे करेगा। And during his stay, he will execute certain experiments as well in the field of science and technology. So this would be a great groundbreaking, exactly moment for Pakistan because ना सिर्फ हमारा एस्ट्रोनॉट जाएगा, हम अगर वहाँ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म करेंगे तो उससे हमारी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च के अंदर। एब्सोल्युटली, तो 2026 बड़ा इंपॉर्टेंट साल। प्लस हमारा एक पाकिस्तान का ल्यूनर रोवर, ये भी चाइना के साथ मिलके हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का पहला ल्यूनर रोवर जो है चांगी 8 मिशन में शामिल कर लिया गया है और इसकी जो लॉन्च डेट है वो सेट है 2028 में। तो जो रोवर है ये मकामी तौर पे तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर 26 अक्टूबर और फिर 2028 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड आस्क यू कि लिविंग इन द स्पेस थीम की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज कमिंग आवर वे फ्रॉम स्पार्को। एब्सोल्युटली, अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, तब उसके बाद हाजिर होंगे। तब तक हम नाम पूछ लेते हैं कौन जा रहा है चांद पे अगले साल। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बान ज़द आम खास है। कतर में होने वाली आम मुआहदे में हुई है बड़ी पेशरफ और अब गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे पर इसराइल और हमास ने दस्तखत कर दिए हैं। बिल्कुल, अमरीकी मुजवज़ा मुआहदे के तहत तमाम जो इसराइली यरगमालियाँ हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम जो एक लाइन सेट की गई थी कि कहाँ तक जो इसराइली फौजें हैं उनको धकेला जाएगा, उसके ऊपर भी लग ऐसा रहा है कि रजामंदी हो गई है विच एक्चुअली सेट्स अस टू द फैक्ट कि जो एक डर जाहिर किया जा रहा था कि इसराइल क्या ये करेगा या नहीं करेगा और क्या हमले गाज़ा के अंदर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, तो वो एक एलिमेंट ज़रूर अब नज़र आने लगा है। टू विच मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे थे कि अमन यहाँ पर लाया जा सकता है, उसका इनिशियल एस्पेक्ट अचीव कर लिया गया है। पर क्या हम यहाँ पर देर पा और बल्कि यूँ कह लें कि हमेशा के लिए गज़ा में जंगबंदी और फिर यहाँ पर सलामती और अमन कायम करने के लिए भी इस प्रोग्राम को देखें या नहीं, दैट्स वन क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड। असल मसला ये है। अच्छा, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया है, वील बी फ्लैशिंग दिस ट्वीट इन अ वाइल, और जिसमें उन्होंने खैर मकदम भी किया है और उन्होंने खैर मकदम भी किया है और इसको बहुत अहम करार दिया है। बट अगेन जैसा सादिया का सवाल है कि क्या ये देरपा है, इसी सवाल को लेके चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हसन अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
सीधा सीधा सवाल है, सब इसकी पजीराई कर रहे हैं, स्पेन से लेकर पाकिस्तान तक सब कह रहे हैं वेल डन, बहुत अच्छा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक, कितना देर पा होने वाला है ये? वालेकुम सलाम फैसल साहब। देखें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमास, तुर्की और कतर बिलखुसूस इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मैं इस वक्त कतर में मौजूद हूँ, यहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि ओस्लो से लेकर अब तक इसराइल की तारीख कुछ ये रही है कि जो मुआहदे हुए हैं वो उसने तोड़े हैं। तो इस वक्त जो उनकी स्ट्रेटेजिक सोच है वो ये है कि ट्रंप ने इस प्लान पर इतना ज़्यादा धकेला है, तो हमास की तरफ से जो है इसको तस्लीम कर लिया गया है और इस पहले मरहले की जो है वो बात तय हो गई है। और उनका ये मानना है कि अपनी तरफ से वो इसकी पासदारी करेंगे, लेकिन उनकी प्रोजेक्शन ये है कि अनकरीब इजराइल की तरफ से इसको तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद अमेरिका जो इजराइल की तरफ से जामिन बने हैं उनको शायद ये एहसास होगा कि इजराइल की एक कोशिश है कि उनको उनके जीसीसी एलाइज से भी आइसोलेट किया जाए। तो इससे जो है वो इजराइल की पोजीशन कम से कम मॉरली कमज़ोर होगी। उसका उस पर कितना असर पड़ता है एक अलग सवाल है। तो फिलहाल कम से कम ये सोच है हमास की, कतर की और तुर्की की। हसन, एज वी आर टॉकिंग 21 मिनट पहले की खबर है कि सीज फायर डील के बाद भी इसराइली स्ट्राइक हुई है। सो दे यू गो जनाब सादिया साहब। तो अच्छा, एक तो ये स्ट्राइक वाला मामला, दैट्स वन पार्ट। द अदर पार्ट इज कि इसको कौन गारंटी करेगा? वी हैव बीन सीइंग यूएस का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इजराइल, उनको अलग आइसोलेट होना, उनके लिए अपने मुल्क में मुश्किलात होना, लोगों का वहाँ एहतजाज करना, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। द अदर पार्ट ऑफ इट, जब भी कहीं पर इसराइल ने स्ट्राइक की है, यूएस हैज़ ऑलवेज सेड कि जी ये तो उनका हक है, इसराइल ये कर रहा है, ये उनका हक है। सो नाउ कोई भी छोटा सा इल्ज़ाम लगाकर इफ दे कम बैक एंड अटैक गजा आफ्टर द पीस टॉक इज कंप्लीटेड और गजा में अमन की बात कंप्लीट कर ली जाती, फिर क्या? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमानिए। जब बुनियादी तौर पर 20 नुकाती मुआहिदा या एजेंडा सामने आया था तो उस वक्त इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि किस किस्म की गारंटी दी जा रही है फ़लस्तीनियों को, और उस 20 नुकाती एजेंडे में फ़लस्तीनियों के लिए कोई गारंटी मौजूद नहीं है। जो 2 रियासती हल की भी बात की गई है उसमें कोई रोड मैप वगैरह नहीं है, बल्कि एक वन साइडेड है। पहले भी हमारी इस मौजू पर बात हुई थी, हमने ये बात कही थी कि जो स्टेटस को है उसको ये मुआहिदा मज़ीद मुस्तहकम करता है और वो स्टेटस को इजराइल के हक़ में है। तो लेकिन फ़िलहाल मामला ये है कि जो यहाँ पर फ़रीक़ है, मिसाल के तौर पे वो जो हमास की तरफ से एक लिहाज से ज़ामिन ठहर रहे हैं, उनके कहना है कि उनके पास भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। अब कोशिश यही है उनकी कि पॉलिटिकली कम से कम इस बात को वाज़े किया जाए कि एक मरतबा फिर इजराइली वो पार्टी है जो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। ट्रंप की तरफ से जब ऐलान भी किया गया था और इसराइल से कहा गया था कि वो हमले रोक दे, उसके बावजूद इसराइल ने हमले जारी रखे थे। उससे ज़ाहिर है सदर ट्रंप की पोजीशन कमज़ोर होती है। ये अलग बात है कि सदर ट्रंप को डोमेस्टिकली मुख्तलिफ मामलात से निपटना होता है, बशमूल एक बहुत मजबूत एपैक लॉबी के। इसी तनाजुर में आपको पता है कि जेफरी एप्स्टीन केस जो चल रहा है उससे भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत से अमरीकियों के जो फैसले हैं वो किसी तरीके से असरअंदाज होते हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि शायद बाज़ लोगों पर फाइल्स मौजूद हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। खैर ये एक अलग मामला है, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती में वीटोस से लेकर हर जगह अमेरिका ने एक न्यूट्रल किरदार अदा नहीं किया। और इसमें इसराइली लॉबी का भी एक अपना किरदार है। जिस तरह से वहाँ का सदर मुंतखब किया जाता है, उनकी कैंपेन्स में जितनी इसराइली जो लॉबी है उसकी फंडिंग होती है या फाइनेंसिंग होती है, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो आई मीन यू कांट, वो लोग नहीं नाराज़ कर सकते इसराइल को। बट मुझे ये भी समझना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इसराइल जो ये कह रहा है कि उसने अपने प्रॉमिस लैंड की तरफ जाना है, वो क्यों बैक ऑफ करेगा? वो क्यों इतना आगे आकर पीछे जाना चाहेगा और अमन मुआहिदे की बात करेगा और ये कहेगा कि जी ठीक है, हम गजा में अमन कायम करना चाहते हैं एज लॉन्ग एज वहाँ पर हमास नहीं है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए बात यह है कि अगर आप नेतन्याहू के, बिन गवीर के, स्मोट्रिच के और इजरायली काबीना के मुख्तलिफ लोगों के बयानात उठाकर देख लें जो उन्होंने पब्लिकली दिए हैं, तो उन्होंने पहली बात तो ये बहुत वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जब वो प्रॉमिस लैंड की बात करते हैं तो इससे उनका मतलब मौजूदा इसराइल यानी 1967 वाले बॉर्डर्स प्लस गजा प्लस वेस्ट बैंक सिर्फ नहीं है, सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि वो उर्दून की बात करते हैं, शाम की बात करते हैं, जनूबी सऊदी अरब की बात करते हैं, लेबनान की बात करते हैं, तुर्की के बाज़ हिस्से की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है वो प्रॉमिस लैंड है। पहली बात तो ये।
दूसरी बात, 2 स्टेट सोल्यूशन पर भी नेतन्याहू का बयान बिल्कुल वाज़ेह है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ख़त्म हो चुका है। तुर्की, कतर और मजमूई तौर पर जो दुनिया है, ग्लोबल साउथ, वो ये कहती है कि भाई हम कम से कम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत हम कानून पर चलते हुए एक 2 स्टेट सोल्यूशन का क़याम चाहते हैं, लेकिन अमलन यानी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व पार्टीज हैं वो तो ये वाज़ेह कर चुकी हैं कि ऐसा नहीं होगा। ओस्लो से लेकर अब तक की तारीख बिल्कुल वाज़ेह है। तो यहाँ पर तो एक उसूल सामने आया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास क़ुव्वत है वो अपने आप को मनवाएगा। तो यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है। वो लोग जो अब तक ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो इस बैनुल अक़वामी निज़ाम के तहत चलते हुए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के तहत चलते हुए अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो ठीक है, वो ये करके देख लें। लेकिन फ़िलहाल तारीख एक मौजूद है कि इस तरह नहीं हो पाया, ताकत के ज़रिए हो पाया है तमाम मामला। हसन साहब, फिर मुझे ये बताएं कि इस माहदे से हमें कितनी उम्मीद रखनी चाहिए टू द फैक्ट कि चलें फॉर द टाइम बिंग कुछ रिलीफ गुड्स पहुंचे अंदर, लोगों का इलाज मुआवजा हो सके। देखिए, बात ये फैसल के ठीक है, बाज़ लोग कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए और इस तरह के हम क्लीशे सुनते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, लेकिन मेरे ख्याल से हकीकत पसंद भी होना चाहिए और तारीख से हमें जो है वो असबाक अखज़ करने चाहिए। तारीख जो है वो इतनी इस मामले में यानी अच्छी नहीं रही, बिलखुसूस फ़लस्तीन वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है इजराइल कह रहा है कि 400 ट्रक्स डेली अंदर चले जाएंगे और ये होगा, लेकिन उसमें भी हमने देखा है, यानी इवन रफ़ा का जो मामला था जब उसको सेफ जोन डिक्लेयर किया गया था तो वहाँ पर क्या हुआ, ये कोई 50-100 साल पुरानी तारीख नहीं है, ये हम चंद माह पहले की बात कर रहे हैं कि जब सेफ जोन उसको डिक्लेयर किया गया, उसके बावजूद वहाँ हमले किए गए, कैंप्स को टारगेट बनाया गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना मैं नहीं समझता कि वो बहुत अक्लमंदी है। मैं समझता हूँ कि उन इक़दामात पर सोचने की ज़रूरत है जिससे जो बुनियादी मसले की जड़ है उसको एड्रेस किया जा सके। राइट, बहुत शुक्रिया अब्दुल, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और इससे मेरे जहन में ये भी आ रही थी बात करते हैं, वहाँ जो बार बार स्ट्राइक की जा रही है वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी की जा रही है कि लोग मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, तो प्रेशर बिल्ड होगा कि आपने इस मुआहदे की तरफ जल्द अज जल्द आना है। ये हो सकता है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू ब्रेक, कुछ चीज़ें हैं सादिया, और वो कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदलती हैं। या फैसल, मुझे पता है कुछ चीज़ों का, लेकिन आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि वो नहीं बदलती, वो कौन सी चीज़ें? क्रिकेट को बदलना है मुझे। या एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि अब सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। फैसल, ऐसा क्या हो गया है? आई मीन कल तक तो हम बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है और अच्छा होगा, स्पिन विकेटें मिलेंगी और हमारी बड़ी अच्छी उम्मीद थी। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो दिल टूटेगा ही टूटेगा। अच्छा, वहाँ लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, कल तकरीबन शाम 6 बजे तक, बल्कि शाम 5 बजे तक बहुत उम्मीदें थी। फिर मैं आधे घंटे के लिए सोया हूँ, आधे घंटे के लिए सोया, उसके बाद जो काम हुआ है ना, होना तो ये चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को 76 पे 7 आउट करने के बाद हमें ये मैच जीतना चाहिए था। मेरा साथ आउट हो गया, लेकिन चले। लेकिन क्या जनाब, हम कौन है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। हम क्या करेंगे? हम बहुत सारे खिलाड़ी जल्दी आउट कर देंगे और फिर अगली खिलाड़ी से सेंचुरी बनवा देंगे और मैच प्लेट में रख के दे देंगे। कल पाकिस्तान वुमेन ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच था और पाकिस्तान वुमेन ने ऑस्ट्रेलिया के 76 पे 7 आउट कर दिए। अरे 118 पे गालिबन 8 आउट कर दिए। आखिरी 2 बैट्सवुमेन रह गई थी और उनमें से भी एक रिकॉग्नाइज थी, बेथ मूनी, और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलर थी जो कि, और बेथ मूनी के लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेथ मूनी वाज नॉट वेल सेटल्ड, शी वाज स्ट्रगलिंग बिकॉज़ शी हैड टू स्टे ऑन द विकेट, शी वाज, बट उसके बाद फिर क्या हुआ? मैंने कहा ना, हम कौन है? फिर पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम। मुझे याद आया कि सेटल करवाएंगे बैट्समैन को। रिसेंटली जो मैच, ऑल्दो हमने पाकिस्तान इंडिया का जो हमारा लास्ट मैच हुआ था, द फाइनल ऑफ एशिया कप, उसमें हम जीत चुके थे मैच, बट देन उसके बाद ठीक है, हमारा लिमिटेड जो टोटल हमने सेट किया था ऑन द बोर्ड, वी गेव दैट मैच टू इंडियन टीम ऑन द प्लेट, as Faisal said about our match against ऑस्ट्रेलिया जो कल हमने देखा। इससे पहले अगर पीछे चले जाए, द सीरीज रिसेंटली अभी जो पाकिस्तान ने खेली है साउथ अफ्रीका, उसमें भी एक मैच में हमने यही किया कि बिल्कुल मैच हमारे हाथ में था, फिर क्या हुआ? Why are not we the match finishers? हमारे साथ
तीनों मैच हाथ में थे, लेकिन उनमें से एक जीत पाए। हम खुश थे कि एक मैच जीत के हम वर्ल्ड कप जा रहे हैं, लेकिन फिर ये जो हो रहा है। सिद्रा अमीन अगेन वाज द ओनली लोन बैट्समैन जिन्होंने 35 रन बनाए। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि यार कम से कम ये बंदी 50 तो मान लो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी नहीं हो सका। विद दैट यस, हमारी एक बार फिर टीम के साथ दुआएं हैं, दुआओं पे ही चल रही है चीजें, दुआओं पे चल रही है टीम। Somebody needs to teach these girls how to finish the match. If you take it to that level, how to finish the match. जिनको टीच करना है उनको आता है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। Somebody needs to teach them. इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी हम ब्रेक पर ये बात कर रहे थे कि हम अभी तक शायद बहुत सारे टैबूज से नहीं निकले हैं और बहुत सारी ऐसी हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं जिस पर हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर हमारे ही घरों की शादियां जब होती हैं तो हमें पहली फिक्र ये होती है कि हमने इस चीज़ का बंदोबस्त कैसे करना है। मैं बात कर रही हूँ जहेज की। एब्सोल्युटली। आज भी 2025 खत्म होने जा रहा है। दुनिया मरीख तो क्या पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुकी है, लेकिन हम अभी भी आने वाली जो हमारी लड़कियां हैं उनको ये ताने दे रहे होते हैं तुम लाई ही क्या। दिस इज अ रियलिटी when it comes to the subcontinental। ये ना सोचें कि कोई लोअर मिडिल क्लास में ये होता है या गरीब घरानों में ये होता है, हर पाकिस्तान की क्लास में, बल्कि मैं ये कहूँ कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये होता है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में किस तरह से तेज़ी से ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया जाता है जो जहेज़ नहीं ला पाती, जो जहेज़ लाती हैं और उसमें से कोई चीज़ मिस हो जाती है, या ये कि जहेज़ जो लाया गया है घर पर पसंद नहीं आता। और कई शादियाँ सिर्फ इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि जो गिवन लिस्ट ऑफ जहेज़ है वो नहीं दिया गया और जो मारपीट की जाती है, जो तजलील की जाती है ख़वातीन की, वो ऑन द अदर है। गुजरांवाला में वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जहेज़ की वजह से लड़ाइयाँ हुई। नौबत यहाँ तक पहुँची कि शौहर ने अपनी ही बीवी को तेज़ाब पिलाकर मार डाला। मुलजिम ज़ेरे हिरासत तो है, तफ्तीश का अमल तो जारी है, लेकिन जिसने जाना था इस दुनिया से वो जा और चुका है। जिस दर्दनाक मौत का उस औरत को सामना करना पड़ा, उसका अच्छा, पुलिस इस पे तहकीकात कर रही है कि पिलाया गया इनको या उसने खुद पी लिया है। चलिए कर लेते थे तहकीकात। बट फिर भी क्या हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं जो प्रेशर किसी भी औरत के ऊपर डाला जाता है कि वो इस तरह का संगीन कदम उठाए। उससे पहले वो मारपीट, जिसको कहा जाता है कि मर्द है तो एक हाथ उठ गया तो क्या ही हो गया। हमारे नफ्सियात कंज़ा सना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कंज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक मरतबा फिर एक और जहेज़ का वाक़या, एक मरतबा फिर मारपीट, एक मरतबा फिर सारी चीज़ें। ये मैं पूछना आपसे ही चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना एक तरफ कि वो मर गई बेचारी, शायद वो अपने बैकयार्ड में बता भी नहीं पा रही होगी, अपने मैके में अपने माँ बाप को शायद बता भी नहीं पा रही होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ समझा जाता है लड़के का घराना है तो ऊपर है, लड़की घराना है तो नीचे दब के रहना है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नफ्सियात हमारे यहाँ आज तक पल रही हैं एंड वी आर एंडिंग 2025। यस डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है सोसाइटी लेवल पर, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोसाइटी लेवल पर थेरेपी चाहिए बहुत सारी चीज़ों में। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो लड़की अगर बताना भी चाह रही होगी अपने घर वालों को इस बारे में, तो वो बहुत सारे लेवल्स पर चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो ये कि वो ये कहते हैं कि एक लड़का और लड़की के आपस का मामला है। दूसरा, वो साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हें पूरा जहेज़ दिया है। लड़की के घर वाले उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे होते कि हमने तुम्हें पूरा जहेज़ दिया है, फिर भी अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो वो गलत है, तुम उनसे जाकर बात करो। बीच में सारा मलबा किस पर गिर रहा है? उस औरत के ऊपर गिर रहा है जिसको किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो हमें इस लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हमने उस औरत को एक ट्रांजैक्शनल रिसीट समझ लिया है टू गेट मोर थिंग्स रादर देन हैविंग अ रिलेशनशिप। कंज़ा, हमारे मुल्क में या हमारे खत्ते में तो ये आम सी बात है कि जो विक्टिम होता है उसका नफ्सियाती इलाज करवा लिया जाए, बजाय इसके कि जो एक्चुअली कर रहा है जुल्म उसका नफ्सियाती इलाज हो। अब मुझे फिर भी आई नीड टू टेल यू, हमें अपनी औरतों को ये प्रिपेयर करना है कि भाई अगर आप शादी करके किसी घर में चली जाती हैं और वहाँ पर आप पर किसी भी वजह से, जहेज़ इज़ वन पार्ट ऑफ इट, तशद्दुद किया जाता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपकी फ्रीडम को कैद करने की कोशिश की जाती है, तो आपके पास राइट्स मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, जो एक अहम वजह होती है कि ये औरतें अपना घर छोड़कर नहीं जाती अपने माँ बाप के घर वापस, क्योंकि उनको लगता है वहाँ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल।
देखिए, आई थिंक कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे भी आपने बात की कि हमारी जो औरतें हैं, ख़ास तौर पे जो थोड़े से कम अवेयरनेस वाले एरियाज़ में जो औरतें हैं, उनको अपने हकूक़ नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि उनके पास ताकत किस चीज़ की है। अगर हम कानून के लिहाज से बात करें तो कानून उनको किन-किन चीज़ों की ताकत देता है। उनकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या हैं? उन्होंने अपने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग किस चीज़ को देखना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रेड फ्लैग्स को हमने नॉर्मलाइज़ किया हुआ है। जहेज़ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसको हमारी सोसाइटी ने नॉर्मलाइज़ किया हुआ है, और इख्तिलाफ तब आता है जब 60 to 80% ऑफ द सोसाइटी ये बात मानती है कि जहेज़ लेना और जहेज़ की वजह से किसी औरत के ऊपर जुल्म करना एक बहुत गलत बात है। लेकिन एट द सेम टाइम जब शादियाँ होती हैं तो वो अपनी बेटियों को उसी तरह से जहेज़ देते हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि अगर जहेज़ कम देंगे तो हमारी बेटी की इज़्ज़त में कमी होगी या हमारी इज़्ज़त में कमी होगी और उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। ठीक, तो अमीर घरानों में तो ये भी है कि जी हम कोई गरीब थोड़ी है जो हम ना दें, तो वहाँ एक जो एलीट क्लास का अपना पर्सपेक्टिव है, जो मिडिल क्लास है वो इसलिए देती है कि जी उनकी बेटी की ज़रूरत है, जो लोअर मिडिल क्लास है या उससे नीचे तबके में जो रहने वाले लोग हैं वो इसलिए जहेज़ देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाएगा या आगे से जो है डिमांड होती है। हम मजहबी एस्पेक्ट देख लेते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें अपने माशरे में बार बार बात करते हैं कि जी मजहब क्या कहता है, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, लेकिन जब यहाँ पर इस्लाम क्लियरली बोल रहा है कि भाई एक औरत को नहीं जहेज़ देना है, हमारे पास मिसाल है खुद हमारे प्रॉफिट की, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जहेज़ को आपने एक नॉर्म बनाया हुआ है सोसाइटी का। बिल्कुल यही बात है। हम हर उस चीज़ के ऊपर कन्वीनियंटली, हमारा एक कल्चर है कि हम कन्वीनियंटली उस चीज़ के ऊपर इस्लाम को ले आते हैं जिसमें हमें फ़ायदा लग रहा होता है, और सिर्फ उन पॉइंट्स पर लेकर आते हैं और उसको तोड़ मोड़ कर लेकर आते हैं। सही बात हम तब भी नहीं बताते। जहेज़ इस्लामिक एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो जहेज़ लेना वाज नॉट अ रवाज, ये कभी भी रवाज नहीं था। जहेज़ देना रवाज था, लड़के वाले जहेज़ देते होते थे। Exactly. लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसको इतना कॉम्प्लिकेट, इतना मैनिपुलेट कर दिया हुआ है कि अब जहेज़ लड़की वालों से लिया भी जाता है और उसके ऊपर उनको एक स्टैंडर्ड भी बना दिया कि इस स्केल की बेस पे हम देखेंगे कि आपकी बच्ची के साथ हमने किस तरह से सलूक करना है। अमीर, इसलिए बिल्कुल आपकी बात सही है, अमीर क्लास हो, एलीट क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, अब ये चीज़ एक ज़रूरत बन गई है। हमने इसको एक रिवाज बना दिया है। ये एक बहुत बड़ा सोसाइटल लेवल पर कॉग्निटिव इख्तिलाफ है, दिमागी तौर पर एक इख्तिलाफ है जिसको हमने ठीक करना है। अच्छा, तो कंज़ा आपने जो आखिरी बात की, हमें ठीक करना है, ये ठीक करने का आगाज़ हम कैसे करें? हम अपने बच्चों को इसका तालीम देना शुरू करें, या फिर जिस वक्त वो रिश्ता आ रहा होता है उन वालिदैन को हम ये ट्रेन करें कि भाई रिश्ता आ रहा है अगर, तो वो लड़का आ रहा है ना रिश्ता देना, आप ये देखें कि वो क्या दे सकता है, रादर देन दैट कि आप ये कैलकुलेट करना शुरू करें कि आप उसको क्या दे सकते हैं। और एक मंगते को अगर आप अपनी बच्ची दे रहे हैं तो उस मंगते ने आगे पूरी ज़िंदगी करना क्या, यही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है। सबसे पहले हमें बच्चों से शुरू करना है कि हम उनको थोड़ा थोड़ा करके उनके माइंड में ये चीज़ डालें। एक पूरी जनरेशन है हमारे पास छोटे बच्चों की, जब वो बड़े हो रहे हैं, जब वो ये चीज़ें देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में होती हुई कि उनके घरों में शादियाँ हो रही हैं और इतना सामान लड़कियों के साथ जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि आप उनको बोलें या ना बोलें, वो यही चीज़ पिक करेंगे। बच्चे देख कर चीज़ करते हैं, बच्चे बाद में सुनते हैं। तो आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना शुरू करें कि दिस इज समथिंग दैट इज नॉट ओके। फिर जब आपके घर रिश्ता लेने के लिए आपकी बेटी का कोई आ रहा है, तो आप देखें कि वो आपकी बेटी का ख्याल भी कर सकता है या नहीं कर सकता। आप खुद से इस जहेज को पीछे रखना शुरू करें। जहेज शुड नॉट बी इन द कन्वर्सेशन एट ऑल कि आप मेरी बेटी को इस सामान के साथ ले जाएं। आप अपनी पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट उसको दे रहे हैं। एक जीता जागता इंसान आपका एक पार्ट है, वो आपकी जिंदगी का, आपकी बॉडी का एक पार्ट है जो आप उसको दे रहे हैं। और अगर उसके बावजूद उसको एक पूरे सामान की लिस्ट चाहिए, तो आई थिंक यू शुड किक दैट पर्सन आउट ऑफ योर हाउस इमीडिएटली, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि अच्छा ये ठीक हो जाएगा, अच्छा आगे जाके हम थोड़ा और डिस्कशन कर लेंगे। ये चीज़ इसमें ये आपको स्पेस देनी ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक कि इस बारे में मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले मीडिया कर सकता है कि थोड़ा सा ट्रॉमा इन्फॉर्म भी अप्रोच रखेगा इस चीज़ में कि जो पुराने केसेस हो चुके हैं उनको सामने लाकर एज एन एग्जांपल वो इन पर बात करें। अब जैसे आप इस पॉइंट पर एक सोल्यूशन फोकस्ड एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो एक डेफिनेट बात है कि हमें इस पॉइंट पर सोल्यूशन ही चाहिए। अवेयरनेस हमें बहुत मिल चुकी है इस बारे में। 80% पॉपुलेशन मानती है कि जहेज एक बुरी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को कि हमें जहेज नहीं लेना, इम्प्लीमेंट करना हमें अपने अपने घरों से ही शुरू करना है। जैसे हमने अपने अपने घरों से ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि जहेज लेना है।
सही, बिल्कुल, एग्जैक्टली हमने जैसे इसे लर्न किया है वैसे ही इसे अनलर्न करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कंजा फॉर योर टाइम। एंड विद दिस मेरे जहन में याद था कि हमारे यहाँ तो बच्चियाँ जब पैदा होती हैं तभी ये सोच लिया जाता है कि जो है कि अब पैसे जमा करने शुरू कर दो। बहुत शुक्रिया कंजा, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। अब कि आज के हमारे इस टॉपिक से हैज समबडी लर्न और अनलर्न व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ दिस सोसाइटी। विद दैट टेकिंग ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। माहौलियाती तब्दीली की बात हम रोज़ करते रहते हैं, लेकिन इसको पोर्ट्रे अब कैसे करना है भाई, दिस इज़ द न्यू थिंग। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए लोगों तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे कैसे इन माहौलियाती तब्दीलियों से नबरदाज़मा और अफेक्ट हो रहा है। हमारे साथ फिल्मसाज जवाद शरीफ मौजूद हैं और उन्होंने जो फिल्म बनाई है मौकलानी द लास्ट मोहनास। अच्छा, ये जो है ना मंशर लेक जो है उसके जो माहीगीर बरादरी है। और सादिया मैं ये भी बताऊं कि क्योंकि माहौलियाती तब्दीली हुई, कुछ आलूदगी हमने भी की, तो एक बहुत बड़ा हिटबैक आया इन फिश फार्मर्स पे। एनवायरमेंटल गैप क्रिएट कर दिया हमने। सदियों से ये मछेरे थे, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें आई कि इन्होंने ये काम छोड़ के और वहाँ फिर कोयले की कानकनी का आगाज़ किया। yes. और इफ वी गो बैक टू, मतलब इन्होंने कपल ऑफ टाइम्स अपनी पूरी की पूरी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज किया वहाँ के बदलते माहौल की वजह से। उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनकी इन मुश्किलात को उजागर कौन करेगा। एंड फॉर दैट मैटर जवाद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई और इस सारी सूरत हाल को डॉक्यूमेंट किया। अस्सलाम वालेकुम जवाद, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। थोड़ा सा मुझे बताएं अबाउट योर मोटिवेशन। ऑब्वियसली कुछ तो हमारे भी जहन में था कि यार हम ये चीज़ें कब दिखाएंगे इन अ वे जहाँ पर आप इन मसाइल को उजागर भी करते हैं और आप ग्राउंड लाइन भी बताते हैं। तो अब बताइए मुझे कि वेयर इट डिड कम आपके दिमाग में सब कुछ। और मीनवाइल जैक्सन वाइल्ड अवार्ड भी जीती है मौकलानी ने, तो उसके लिए भी आपको मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सादिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। जैक्सन वाइल्ड की तो सबसे अच्छी बात ही है कि उसकी वजह से इस कहानी को, इस फिल्म को थोड़ी सी अटेंशन मिल गई। हमारे यहाँ ये होता है कि जब ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है तो फिर इवेंचुअली जो है उसको लोकली भी जो है वो रिकग्नाइज किया जाता है। और हमें खुशी है इस बात की कि ये कहानी अब मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। और जिस तरह से बात हुई कि जो मोहानस हैं उनकी सारी ज़िंदगी कश्तियों में, बोट हाउसेस के अंदर गुजर जाती है। और उसमें अब मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे आप लोग कभी डिस्कस कर रहे थे कि चूँकि झील को आलूदा कर दिया तो उसकी वजह से देर आर लाइक नेचुरल डिज़ास्टर्स, फिर उसके साथ कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं जो हम खुद अपने माहौल को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस आलूदगी की वजह से किस तरह से वो पूरा कल्चर एक्सटेंट हो रहा है। मुझे याद है कि आज से तकरीबन आई गेस कोई 7-8 साल पहले या उससे भी ज़्यादा होगा, जब मैं पहली दफ़ा मंछर झील पे गया और मैंने उस मंज़र को विटनेस किया। मैंने उस झील की जो एक वास्टनेस है, इन्फिनिटी है, मतलब वो 250 स्क्वायर किलोमीटर है उसका एरिया। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं और आप देखते हैं कि दूर तक आपको जो है सिर्फ पानी दिखाई देता है या आपको आसमान दिखाई देता है मिलता हुआ, इतनी खूबसूरत है। और वहाँ पे इतनी खूबसूरत ये इंडिजिनस कम्युनिटी जिसको मोहाना या मीर बहार के नाम से भी जाना जाता है, वो एग्जिस्ट करती है और सिंस सेंचुरीज, मतलब सैकड़ों सालों से वो एग्जिस्ट कर रही है। तो व्हेन आई केम टू नो कि ये झील का ये जो पानी हमें खूबसूरत दिख रहा है, ये पीने के काबिल नहीं है, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, और वो जो लोग जिनका सर्वाइवल इसके ऊपर था उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो इस तरह से इस आइडिया के ऊपर हमने काम शुरू किया। अच्छा, इसमें जवाब एक तो बहुत सारे पेलिकन्स में भी देख रहा हूँ, इसका भी एक कनेक्शन है आपकी मूवी के साथ, ये ज़रा बताइए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने पेलिकन का नाम लिया, और नहीं तो जनरली जो है वो पता नहीं चलता कि ये परिंदा कौन सा है। जी हाँ जी, तो पेलिकन्स इनको ये अपनी जुबान में इसको पैन कहते हैं जी। पैन पक्षी इस परिंदा, तो इसको पैन पक्षी कहते हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो हर साल सर्दियों में रशिया से, साइबेरिया से जो है वो माइग्रेट करके इधर आते हैं ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। और ये इनको जो है वो दे कैच देम, उनको पकड़ते हैं और फिर उनको अपना
पेट बना लेते हैं, और ये इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस कम्युनिटी के साथ, दे हेल्प देम इन फिशिंग। और ये अगर आप ये पूरी कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कितना गहरा ताल्लुक है। जैसे आपका अपने किसी और पेट के साथ हो सकता है, बिल्ली के साथ हो सकता है, डॉग के साथ हो सकता है, तो दिस इज़ मोर लाइक कि एक जगह पे हमने इसको फिल्म किया कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है, और वो पाल के साथ जो वो प्ले करने लगा हुआ है, एंड इट्स वेरी ह्यूमन और सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। आई मीन इतना ह्यूज है ये परिंदा, और उसकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है कि आप लाइव इसको देखें तो उसका वो मंजर ही कुछ और होता है, वो कैफियत ही कुछ और होती है। Jawad, walk through, have you thought of premiering your film in Pakistan in a way that it could be shown on big screens and you could have some revenue from there as well? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जब आपने रेवेन्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई फिल्म फाउंडेशन नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करे, या हमारे कोई अदारे नहीं है जो इस तरह की कहानियों में उस तरह से दिलचस्पी लें। तो मोस्ट ऑफ जो इस तरह की कहानियाँ बनती हैं वो इंडिपेंडेंट स्टोरी टेलर्स या फिल्म मेकर्स मोस्टली अपने सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ आपको मिनिमल ग्रांट्स मिल जाती हैं इंटरनेशनली, तो उसके थ्रू आप इसको कर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ एक ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए, क्योंकि दुनिया किस तरह से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करती है, उसको ऑन करती है, उसको प्रेजेंट करती है, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से बिल्कुल अपोजिट है। इसके साथ साथ हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन कमिंग मंथ्स होपफुली इन स्प्रिंग 2026 इसको सिनेमा पे रिलीज़ करें। चूँकि ये एक नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो उसके साथ चैलेंजेस हैं, बट हमारी पूरी कोशिश है कि इसको, ये पहली डॉक्यूमेंट्री होगी जो सिनेमा पे रिलीज़ हो। अच्छा, मुझे इसका मतलब बताइए मौकलानी का। अच्छा, मौकलानी का मतलब है वो है जुदाई, आखिरी मुलाकात। ये सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हमारे टीम के एक मेंबर हैं हसीब सोमरो, तो ही केम अप विद दिस ब्यूटीफुल आइडिया। उसने एक दफ़ा पहले शुरू में हमने मुख्तलिफ नेम टाइटल्स के ऊपर काम किया, लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना और जब मुझे उसकी मीनिंग का पता चला कि ये आखिरी मुलाकात है, तो ये एक्चुअली उस फीलिंग को प्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से वो कम्युनिटी, वो लोग, उनकी पानी के साथ एक जुदाई है, एक फेयरवेल है, एक आखिरी मुलाकात है कि वो जिस ज़िंदगी को सैकड़ों सालों से लेके चल रहे थे, अब वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, इवन दो जब आप छोड़ के नहीं जाना चाहते। जवाब, मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि हम ये बात तो करते हैं कि ठीक है इसको कितनी पज़िराई अपने मुल्क में मिलेगी। आप ईरानी मीडिया को देखें, जिस तरह से उसने नेटफ्लिक्स और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स की अपने ऊपर मूवीज़ लगाई हैं या वहाँ पर तक उनकी रीच आई है, इज़ इट पॉसिबल कि हम इस तरफ सोच सकें व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स? जब OTT प्लेटफॉर्म्स की बात आती है तो अगेन वही बात है कि इट्स वेरी कम्पिटिटिव, क्योंकि पूरी दुनिया से ग्लोबली जो है वो फिल्म्स आ रही होती हैं, और हम जब एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी टेक्निकल वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बीट नहीं कर पाते। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि इसके अंदर इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नेटवर्किंग एंड एवेंचुअली आपको कनेक्शंस चाहिए होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा है कि अगर आपकी कहानी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, तो वो इन बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जा सकता है। तो वी आर वेरी होपफुल कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम जो है वहाँ तक पहुँच सकें। हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं। ये जो मैं चाहूँगा, ये जो आइकॉनिक शॉट है ना, ये जो ड्रोन शॉट है जिसमें ये बच्चा है और ये पेलिकन है, प्लीज़ 30 सेकंड में ये डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि मुझे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो बेसिकली ये शाम का एक मोमेंट था, और उसके अंदर ये बच्चा एक पेलिकन के साथ खेल रहा, दूर कहीं जाके खेल रहा था, और अपना कभी वो उठता था, कभी जाता था, कभी पानी में जंप करता था। तो हमारे ये ड्रोन जो एरियल सिनेमेटोग्राफर है जैन, तो उसने उसको जो है वो उस लम्हे को कैप्चर कर लिया और मेरा ख्याल है कि अमर कर दिया। और मैं वही कहूँगा कि इसमें पूरा क्रेडिट जो है ना वो इस टीम को जाता है। फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ वन मैन जॉब। तो इसमें जो हमारी प्रोड्यूसर हैं सईदा कशमाला हैं, उसके साथ आसिफ अली हैं सिनेमेटोग्राफर, और मुश्ताक हैं, फ़याज़ हैं,
रामिश हैं, मारिया हैं, सुनीला हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम किया। सो क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम एंड टू द कम्युनिटी जिन्होंने हमें एक्सेप्ट किया और हमें वो स्पेस दिया। दिस इज द शॉट, दिस इज द शॉट दैट आई कैन टॉक अबाउट। बहुत शुक्रिया इसी नोट पे। थैंक यू सो मच जवाद, और थैंक यू सो मच, एंड प्लीज थैंक यू सो मच इसलिए भी कि आप ऐसे टॉपिक्स को सामने ला रहे हैं रादर देन दोज लव ट्रायंगल्स, कि वो भी जरूरी है भाई, वो भी जरूरी है, लेकिन that's one part of that one aspect, लेकिन इसको दिखाने का आपका बहुत शुक्रिया जवाद। आपको यहाँ शो में वेलकम करने के लिए हमें फख्र महसूस हो रहा है कि आपने इस मौजू पर काम किया। With that Faisal, we have to say bye to our viewers for today. जी हाँ, इसके साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत। अपना रखिए ख्याल, बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। See you tomorrow. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।